हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में हम लोग दूसरी यूनिट को पढ़ रहे थे। आज हम लोग दूसरी यूनिट में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। शक्ति के साथ जब से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के सिद्धांत में यथार्थवादी अवधारणा, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, इन सभी टॉपिकों में कहीं ना कहीं शक्ति की चर्चा हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग शक्ति के बारे में या शक्ति के लिए अलग अर्थ निकाल के हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि शक्ति का जो संतुलन के साथ संबंध है उसके संदर्भ में हम लोग शक्ति संतुलन को पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन एक ऐसी अवधारणा है जो प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति में इसको महत्वपूर्ण स्थान देने के साथ साथ इसकी विशेषता को स्थापित तो करता ही करता है, लेकिन यह शब्द अपने आप में बहुत ही विवादास्पद है। तो उसको देखते हैं। एक विचारक हैं जिसका नाम है डॉक्टर क्लॉडेन ने इसे बताया है कि शक्ति संतुलन क्या है, और इसी विचारक के साथ, इसी विचारक स्टेटमेंट के साथ हम लोग शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है, जो टॉपिक है, इसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन शक्ति संतुलन के बारे में क्लॉडेन ने कहा कि शक्ति संतुलन एक विवादास्पद शब्द है, एक विवादास्पद शब्द है, मिथ्या और भ्रमात्मक है, मिथ्या एवं भ्रमात्मक है। यह कभी भी स्पष्ट नहीं है, यह कभी भी स्पष्ट यह कभी भी स्पष्ट नहीं है। क्लॉडेन ने बताया कि शक्ति संतुलन एक विवादास्पद शब्द है, मिथ्या भ्रमात्मक है और कभी भी स्पष्ट नहीं है। शक्ति संतुलन के संदर्भ में थोड़ा जान लिया जाए। क्लॉडेन की जो ये अवधारणा है, ये जो बातें हैं, वास्तव में शक्ति संतुलन के संदर्भ में बहुत सही है। अब देख लिया जाए शक्ति संतुलन क्या है, और उसी से ये अर्थ लगा लेंगे क्लॉडेन ने जो कहा है वास्तव में ये सही बात है। शक्ति संतुलन का तात्पर्य ये रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों में शक्ति समान रूप से वितरित हो। किसी राज्य के पास इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए, कुछ शक्ति की प्रयोग किसी दूसरे राज्य को दबाने में, उसकी अखंडता और संप्रभुता की खंडित करने में, या किसी राज्य पे आक्रमण करने के लिए, या उस पर दबाव बनाकर मनमानी जो है काम करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि शक्ति सभी राज्यों में समान रूप से वितरित होनी चाहिए। अब क्लॉडेन की इस बात को देखा जाए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो ये शक्ति संतुलन की बात है वह इसी रूप में है। तो शक्ति संतुलन तो कहा तो जाता है कि शक्ति बराबर होनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसा संभव नहीं है। शक्ति संतुलन की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि जो राज्य अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना चाहता है वह शक्ति को अर्जित करना चाहता है और शक्ति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, और जितना ज़्यादा उसके पास शक्ति होगी उतना ही अच्छे तरीके से अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी अवधारणा में प्रत्येक राज्य अपने विदेश नीति के आधार बनाता है, तो फिर शक्ति के लिए संतुलन होगा कैसे? शक्ति संतुलित अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आएगी कैसे? कुल मिला जुला के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
एक बहुत बड़ी समस्या यह होती है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो विवाद हैं, जो युद्ध हैं, जो दो राष्ट्रों के मध्य विवादों से युद्ध उत्पन्न होने की जो स्थिति है, उसको दूर करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और न्याय की स्थापना किया जाए। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय की स्थापना के लिए अपने विचार दिए, उसी विचारों में यह शक्ति संतुलन की अवधारणा भी अवतरित हुई और आया। भले ही यह विवादास्पद रहा क्लाउडेन के अनुसार, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक राज्य इस बात का भरसक प्रयास करता है कि जिस तरीके से हम शक्ति को अर्जित कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से यह भी निश्चित कर लें कोई दूसरा राज्य इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि वो हम पर क्या करे, आक्रमण कर दे, हमारे संसाधन को छीन ले, हमारी स्वतंत्रता को खंडित कर दे, या मनमानी तरीके से हमसे काम कराने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। ये तमाम तरीके की जो सोच है, जो विचार है, कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन अवधारणा को जन्म देती है। ठीक है, अब शक्ति संतुलन की इस जो पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि शक्ति संतुलन की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ विचारकों ने किस प्रकार से दिया है, उसको देते हुए फिर आगे हम लोग चला जाए। शक्ति संतुलन के संदर्भ में स्लीचर एक विचारक हैं, स्लीचर कहते हैं कि जो शक्ति संतुलन है, शक्ति संतुलन व्यक्ति और समुदाय के सापेक्ष शक्ति की ओर संचालित है, शक्ति की ओर संचालित है। यह शक्ति संतुलन व्यक्ति और समुदाय के सापेक्ष वास्तव में शक्ति की ओर ही क्या होती है, संचालित होती है। यह शक्ति संतुलन की परिभाषा जो है स्लीचर ने दिया है। दूसरी परिभाषा डिकिंसन का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकिंसन ने कहा शक्ति संतुलन का अर्थ, शक्ति संतुलन का अर्थ, शक्ति संतुलन का अर्थ समानता और असमानता दोनों है। समानता और असमानता, दोनों है। लेखा संतुलन का अर्थ, लेखा संतुलन का अर्थ हो समानता होता है, समानता होता है, जबकि एक राष्ट्र के हित में शक्ति हो तो असमानता है, समानता का राष्ट्र दावा करता है, समानता का राष्ट्र दावा करता है और असमानता का प्रयत्न करता है, और असमानता का प्रयत्न करता है।
शक्ति संतुलन के संदर्भ में डिकिंसन ने बहुत अच्छी बात बताया। इसने कहा कि शक्ति संतुलन का अर्थ जो है समानता और असमानता दोनों है। यदि साधारण शब्दों में देखा जाए तो शक्ति का अर्थ समानता है, लेकिन यही शक्ति किसी एक राष्ट्र के हित में ज़्यादा हो जाती है तो असमानता हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र समानता का दावा तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह असमान शक्ति के लिए प्रयत्न करता है। अपनी शक्ति को दूसरे राष्ट्रों की तुलना में बढ़ाने का हमेशा क्या करता है, प्रयत्न करता है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि शक्ति के माध्यम से प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, और दूसरा कारण यह होता है कि कहीं दूसरा राष्ट्र इतना शक्तिशाली न हो जाए कि हमारे राष्ट्र पर वो क्या कर दे, आक्रमण कर दे। ये दो कारण और दो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान होती है, और प्रत्येक राष्ट्र के मन में यह हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान होने के कारण उसे क्या करती है, शक्ति के लिए प्रेरित करती है। इसी कारण से शक्ति संतुलन समान रूप से व्याप्त नहीं हो पाता है, समान रूप से स्थापित नहीं हो पाता है। तो ये दो परिभाषाएं स्लीचर का और डिकिंसन का रहा, और क्लाइंडेन ने जो इसकी एक भ्रमात्मक शब्द के रूप में इसकी बात कहा, वह जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा। हाँ, शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक आदर्शवाद की स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। व्यवहार के रूप में यह कभी भी प्रैक्टिकली रूप में यह सही साबित नहीं हो पाया। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी संभव नहीं हो पाया। आगे हम लोग देखते हैं कि शक्ति संतुलन को और किस रूप में, किस विचारकों ने कैसे प्रयोग किया है, जो अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछता है। शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में, शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में, शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में जिन विचारकों ने स्वीकार किया है, उन विचारकों का नाम है टेलर, और चार्ल्स लर्च। ये दो विचारक हैं जिन्होंने शक्ति संतुलन को एक पद्धति के रूप में माना। पद्धति का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति और न्याय की स्थापना करने के लिए इसका अनुसरण किया जाए तो शायद क्या हो सकता है, इस उद्देश्य की पूर्ति और प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इन लोगों ने क्या कहा, यह एक पद्धति है, ठीक है। और कुछ विचारक शक्ति संतुलन को विदेश नीति के रूप में स्वीकार करते हैं। शक्ति संतुलन विदेश नीति के रूप में, विदेश नीति के रूप में, विदेश नीति के रूप में समर्थक जो है यह है मार्गेनथाउ और मार्गेनथाउ है, और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। चलिए, शक्ति संतुलन को विदेश नीति के रूप में स्वीकार करने वाले समर्थक विचारक में मार्गेनथाउ हैं, और मार्गेनथाउ ने ही शक्ति संतुलन को एक विचारधारा के रूप में भी स्वीकार किया है। विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। शक्ति संतुलन को विदेश नीति के रूप में और विचारधारा के रूप में समर्थन करने वाले जो विचारक हैं, ये हैं मार्गेनथाउ। ये तथ्यात्मक प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
अब हम लोगों को ये जानना है कि जो शक्ति संतुलन की जो सिद्धांत है इसका अर्थ क्या है। तो अर्नेस्ट हास एक विचारक हैं जिसने शक्ति संतुलन को अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन के अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बताए हैं। 8 अर्थ बताए हैं। इन्हीं 8 अर्थों में से किसी एक अर्थ का नाम देकर पूछ देगा कि ये किसका कहना है या किसने ये बताया है, तो अर्नेस्ट हास के अनुसार हम लोग को जानना है। पहला इसने बताया था कि जो शक्ति संतुलन है वह है शक्ति संतुलन साम्यावस्था के रूप में, साम्यावस्था साम्यावस्था के रूप में। दूसरा शक्ति संतुलन शक्ति वितरण के रूप में, जो तीसरा है वह शक्ति संतुलन शक्ति प्रबलता के रूप में, शक्ति प्रबलता के रूप में, ठीक है, शक्ति प्रबलता के रूप में। जो चौथा है वह है शक्ति संतुलन शांति एवं स्थिरता के लिए, और पांचवा है शक्ति संतुलन युद्ध एवं अस्थिरता। ठीक है, पांचवा है। इसके बाद से जो छठवा है वह है शक्ति संतुलन शक्ति राजनीति के रूप में, शक्ति राजनीति के रूप में, और सातवां है शक्ति संतुलन सार्वभौमिक व्यवस्था के रूप में, और आठवां है शक्ति संतुलन नीति निर्माण के रूप में। नीति निर्माण के रूप में। अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन के अर्थ को इन रूपों में बताया कि शक्ति संतुलन साम्यावस्था के रूप में है, शक्ति संतुलन शक्ति वितरण के रूप में है, शक्ति संतुलन शक्ति प्रबलता में है,
शक्ति संतुलन युद्ध और स्थिरता में, युद्ध और अस्थिरता में है, शांति और स्थिरता में है, सार्वभौमिक नीति के रूप में है, शक्ति राजनीति के रूप में है, नीति निर्माता के रूप में। इन 8 अर्थों में जो शक्ति संतुलन का अर्थ बताया, ये अर्नेस्ट हास ने बताया, जो अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। बस इसी तथ्य के रूप में हमको जानना है, इसको एलेबरेट नहीं करना, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को उत्तर देना है, इन तथ्यों को हम लोग को जानना है, ठीक है। इसके बाद शक्ति संतुलन की एक मान्यता है, जिसको जान लिया जाए शक्ति संतुलन की मान्यता क्या है। तो कुल जो है शक्ति, क्विंसी राइट एक विचारक है, क्विंसी राइट ने शक्ति संतुलन के 5 तत्व बताएं, 5 मान्यताएं, 5 मान्यताएं बताएं। पहला, प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से, प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है, ठीक है। दूसरा, दूसरे राष्ट्रों से आक्रमण का भय होता है, और तीसरा, आक्रमण का भय दिखाकर आक्रमण को रोका जा सकता है, आक्रमण को रोका जा सकता है, ठीक है, आक्रमण को रोका जा सकता है। ये 3 मान्यता है। चौथी मान्यता है वह है कि प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है, प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन, प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है, प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। भविष्य में उसकी कितनी मूल्यांकन किया जा सकता है, वर्तमान और भविष्य दोनों की, वर्तमान एवं भविष्य दोनों की, ठीक है। और 5वां है, प्रत्येक राष्ट्र अपने विदेश नीति में, प्रत्येक राष्ट्र अपने विदेश नीति में इसका प्रयोग करता है, ठीक है। इन्हीं 5 बातों पे शक्ति संतुलन की अवधारणा क्या होती है, निश्चित होती है। जो क्विंसी राइट के मूल्यांकन के आधार पे, चूंकि विद्वानों के विचार हैं, इस वजह से, नहीं तो सामान्य अर्थों में यही कहा जाएगा कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपना राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना चाहते, इसलिए वो शक्ति बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। दूसरा, उसके मन में हमेशा ये भय बना रहता है कि कोई दूसरा राष्ट्र इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि वह उस पर आक्रमण कर दे। लेकिन शक्ति संतुलन की अवधारणा कमजोर राज्य के पक्ष से नहीं आता है,
जिस राज्य के पास शक्ति अधिक मात्रा में अर्जित हो जाती है या शक्ति की प्रधानता उसके पास हो जाती है, तो वह नहीं चाहता कि दूसरा राष्ट्र जो है उसके समान शक्ति को अर्जित कर ले या अपनी शक्ति को बढ़ा ले, इसलिए वह शक्ति संतुलन की अवधारणा को बार बार देता है। तो यह भी आप समझ लीजिए कि शक्ति संतुलन की अवधारणा मजबूत राष्ट्र के से ही आता है। कमजोर राष्ट्र से शक्ति संतुलन की अवधारणा कभी नहीं आएगी। कमजोर राष्ट्र हमेशा शक्ति अर्जित या शक्ति बढ़ाने की कोशिश करेगा, और बड़े राज्य अपनी शक्ति को बरकरार रखते हुए छोटे राज्यों को उसके बराबरी नहीं लाने के लिए शक्ति संतुलन की बात करते रहेंगे। ठीक है, ये बात है। अब सवाल ये उठता है कि शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाने के क्या क्या साधन है, जिसको साधन को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। तो शक्ति संतुलन के साधन, शक्ति संतुलन के साधन, शक्ति संतुलन के साधन, शक्ति संतुलन के साधन क्या है? तो सबसे पहले क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति पहला, दूसरा मध्यस्थता, मध्यस्थता, तीसरा विभाजन, चौथा बफर स्टेट, क्षतिपूर्ति, मध्यस्थता, विभाजन, बफर स्टेट, ये सब 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को संतुलित करने के प्रयास किया जाता है। कभी कभी युद्ध का भी सहारा लेना पड़ता है, और भी है, जैसे शस्त्रीकरण, किसी राज्य के पास, जैसे परमाणु हथियार के संदर्भ में आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस राज्य के पास परमाणु हथियार वो अपने आप को शक्ति संपन्न और बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन जिस राज्य के पास परमाणु हथियार नहीं है वो अपने आप को हमेशा असुरक्षित और असुरक्षा के भय से बने हुए हैं कि परमाणु संपन्न राज्य कभी भी उन पे आक्रमण करके उनके अस्तित्व को मिटा सकता है या परमाणु हमला का भय दिखाकर उनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मनमानी तरीके से कार्य करा सकता है। तो शक्ति को शक्ति से ही संतुलित किया जा सकता है, इसलिए परमाणु हथियार जिनके पास है वह अन्य लोग भी परमाणु हथियार बनाएंगे ताकि शक्ति क्या हो, संतुलित हो। तो सशक्तिकरण के माध्यम से भी शक्ति संतुलन की अवधारणा को वो किया जाता है। ये 5 तरीके हैं जिसके आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन को स्थापित करने का क्या जाता है, प्रयास किया जाता है। शक्ति संतुलन के बारे में हम लोग निष्कर्ष के रूप में यही कहेंगे कि शक्ति संतुलन की अवधारणा का जो उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक ऐसी व्यवस्था का रूप देना चाहता है जिस व्यवस्था में शांति और न्याय हमेशा बनी रहे और प्रत्येक राष्ट्र अपने अस्तित्व को बचाकर दूसरे राज्य के अस्तित्व की सम्मान करते हुए एक साथ विकास करे और अंतर्राष्ट्रीय समाज में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। यह शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन शक्ति संतुलन अपनाने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वह अपने आप में एक आदर्श स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति समान रूप से कभी बट नहीं सकती है, संतुलित हो ही नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय और शांति स्थापित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, सराहनीय कदम है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर संभव हर जगह प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस विचारधारा के बाद इन सब लेक्चर के बाद हम लोगों का ये आज का ये शक्ति संतुलन की चैप्टर जो हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 से ही सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे और फिर मुलाकात होगी। फिर
और सामूहिक सुरक्षा को समाप्त करने के बाद फिर तीसरी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे और फिर चौथी यूनिट को पढ़ के फिर समाप्त कर दिया जाएगा। परीक्षा से पहले हमारी पूरी कोशिश रहेगी परीक्षा से पहले समाप्त करके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।